अच्छा भाई, मेरी साउंड आने लगी होगी। अब ये दोबारा से मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो ये अब आप देखिएगा। कंटेंट जो हम देख रहे थे वो ये था कि ये मैं पेपर डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ। थ्योरी पेपर है ये। क्वेश्चन नंबर 1 से 40 तक हम देखेंगे इसको। इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि वो कौन सा अप्रोप्रिएट फैक्टर होगा जो कि एनालाइज कर सकेगा एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम। किसी एल्गोरिथम की एफिशिएंट यानी कि एफिशिएंट जो होगा, एल्गोरिथम की एफिशिएंसी डिपेंड करती है कि एल्गोरिथम फास्टली एग्जीक्यूट करे। जितनी तेजी से एग्जीक्यूट करेगा उतना बेहतर है। अब फास्टली एग्जीक्यूट करे, उसके अलावा उसकी मेमोरी जो है, स्पेस, वो कम से कम हो। ये नहीं है बहुत बड़ा एल्गोरिथम हो। तो ये चीज इंपॉर्टेंट होती है। मेमोरी हो गई, फास्ट एग्जीक्यूशन। तो देखिए एग्जीक्यूशन यहाँ पे अगर मैं चेक करूं तो देखिए एग्जीक्यूशन टाइम आपको डिफाइन करेगा कि कितना एफिशिएंट है। दूसरा, उसकी मेमोरी की उसकी स्पेस क्या है, कितनी मेमोरी में इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि रैम को कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, और स्टोरेज स्पेस की उसकी अपनी स्पेस क्या है। तो इसका आंसर पॉसिबल जो है वो क्या हो सकता है, सी हो सकता है। जबकि आप एग्जीक्यूशन, मदरबोर्ड तो एक हार्डवेयर है। हार्डवेयर कभी भी एग्जीक्यूशन को नहीं एक्सप्लेन कर सकेगा फैक्टर्स में। इसलिए कंट्रोल यूनिट और कंट्रोल यूनिट ये दोनों भी हार्डवेयर हैं। तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो क्या होगा, आपके पास सी होगा। अगला देखें, द स्टेटमेंट कैलकुलेट्स एवरेज ऑफ 5 इंटीजर। एक स्टेटमेंट है जो कि 5 इंटीजर्स को क्या कर रही है, कैलकुलेट है। स्टेटमेंट टू कैलकुलेट 5 इंटीजर्स कैलकुलेट किए जा रहे हैं। द फ्लो चार्ट सिंबल दैट मस्ट हैव द स्टेटमेंट। अब बताइए, स्टेटमेंट जिसमें 5 इंटीजर्स इनपुट लिए जा रहे हैं, तो अंडरस्टूड है कि फ्लो चार्ट के अंदर आप जो प्रोसेस परफॉर्म कर रहे होंगे वो फ्लो चार्ट के अंदर इनपुट का प्रोसेस जो होगा वो परफॉर्म होगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप 5 इंटीजर दे रहे हैं। अच्छा, यहां पे देखिए, यहां पे थोड़ा सा चेंज है। ये वो चेंज ये है कि आपके पास जो इनपुट लिया जा रहा है उस इनपुट के अंदर तो 5 इंटीजर्स इनपुट, लेकिन आप कैलकुलेट कर रहे हैं किस चीज को, एवरेज ऑफ 5 इंटीजर। तो कैलकुलेट का मतलब क्या है कि यू आर परफॉर्मिंग कैलकुलेशन। कैलकुलेशन जो होता है इसको हम कहते हैं प्रोसेस। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये आपके पास कहलाएगा क्या चीज, प्रोसेस के अंदर ये आएगा। तो इसका आंसर, पॉसिबल आंसर जो होगा वो क्या कहलाएगा, प्रोसेस। इनपुट का मतलब क्या है, द स्टेटमेंट टू टेक इनपुट 5 इंटीजर्स होता फ्रॉम यूजर। तो आप ये कहते हैं, तब आपके पास इनपुट आता। आउटपुट में डिस्प्ले होता। डिसीजन के अंदर कोई पर्टिकुलर कंडीशन की बेस के ऊपर बात की जा रही होती। तो यहां पे आपके पास क्या है, प्रोसेस इसका आंसर। थर्ड देखें, कंसीडर द गिवन एल्गोरिथम। ये एल्गोरिथम आपको दिया गया है, स्टार्ट हुआ है एल्गोरिथम, उसमें एक वेरिएबल ए को इनपुट लिया है। अब ये इनपुट कुछ भी लिया जा सकता है। यहां पे ये इनपुट वैल्यू दे रहे हैं 5, यानी कि जो इनपुट लिया गया वो कौन सा इनपुट ए में लिया गया है, 5। फिर उसके बाद ये कंडीशन चेक की इन्होंने। क्या चेक की कंडीशन, कि ए इज ग्रेटर देन 0। देखिए, जब मैंने 5 इनपुट लिया तो ए इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब अगर ये 3 हुआ, सही हुआ, ट्रू हुआ ये इनिशियली, तो आप कहां पे आ जाएंगे, स्टेप 4 पे आ जाएंगे। अब स्टेप 4 का मतलब क्या, ए इज लेस देन 5। तो 5 इज लेस देन 1, ए माइनस 1 का मतलब क्या हो गया कि आप क्या कर लेंगे कि 5 से ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और प्रिंट, ये तो आपने शुरू में क्या चीज प्रिंट कर दिया, 4। 4 प्रिंट करने के बाद गो टू स्टेप 6। 6 का मतलब क्या है, स्टेप 3 पे चलेगा फिर से। अब 4 को इन्होंने चेक किया। 4 को चेक करने के बाद 4 इज ग्रेटर देन 0, तो ये भी ट्रू निकला। फिर नीचे आए तो इसकी वैल्यू क्या रह गई, 3। 3 को, यानी कि 4 के बाद क्या प्रिंट हुआ, 3। तो देखिए प्रिंटिंग स्टेटमेंट में ये 5 से स्टार्ट हो रहा है, ये गलत होगा। दूसरे में ये 5 से स्टार्ट हो रहा है, ये गलत होगा। फिर ये 4 से स्टार्ट हो रहा है, 4 3 2 1 और 0 है, और 4 3 2 1 तक है। ये बताइए आखिर में जब यहाँ पे a माइनस 1 0 आएगा, यानी कि इन दोनों में से कोई एक पॉसिबल हो सकता है। तो देखिए, जब a इज ग्रेटर देन 0, जब 0, a की वैल्यू 0 हुई तो 0 प्रिंट हो गया। जब 0 प्रिंट हो गया, ऊपर जाएंगे तो a इज ग्रेटर देन 0 फॉल्स होगा, तो नीचे आ जाएंगे तो 0 क्या होगा, प्रिंट होगा। तो 0 प्रिंट होने का मतलब क्या है कि योर आंसर वुड बी सी। यहां पे आंसर क्या आ रहा होगा, सी आ रहा होगा। और अगर आप चाहें इसे ड्राई रन करना, तो ये ड्राई रन के थ्रू भी आपके पास डिस्प्ले हो सकता है। ठीक है, ड्राई रन के थ्रू डिस्प्ले करने के लिए आप क्या करेंगे,
ड्राई रन के थ्रू डिस्प्ले करने के लिए आप क्या करेंगे कि आप इसको यहाँ पे ड्राई रन ऐसे कर लीजिए कि ये दो स्टेटमेंट्स मैं यहाँ से हटा देता हूँ। आपके पास स्टेटमेंट्स कैसे आ रही हैं कि ए वेरिएबल हुआ, फिर आपने चेक किया ए इज ग्रेटर देन 0, अगर ट्रू होगा, अगर ये ट्रू आया तो हम आगे जाएंगे। किस में आगे जाएंगे? ए इज इक्वल्स टू ए माइनस 1, और फिर हमने क्या करा दिया? प्रिंट ए, यानी कि ए को प्रिंट कराया। ठीक है, फिर उसके बाद वापस आएंगे, जब ये फॉल्स होगा तो खत्म। अब ए किससे स्टार्ट किया गया है? 5 से स्टार्ट किया, तो ये ट्रू हुआ, ए की वैल्यू 4 हो गई और 4 क्या आ गया? प्रिंट आ गया। ए 4 हुआ, ए इज ग्रेटर देन 0 चेक किया, तो बताइए ये ट्रू है क्योंकि ए की वैल्यू 4 है, ग्रेटर देन 0 ट्रू। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये आपके पास 3 आया और प्रिंट क्या हो गया? 3 प्रिंट हो गया। तो यहाँ पे 3 को चेक किया, ये ट्रू हुआ, ए की वैल्यू 2 आई, तो क्या प्रिंट कर दिया इसने? 2। फिर यहाँ पे 2 आया, ए इज ग्रेटर देन 0, अभी भी ट्रू हुआ। अब ए की वैल्यू 1 आई और प्रिंट क्या हो गया? 1। तो ए की जगह 1 आया, अभी भी ग्रेटर देन 0। ठीक है, ग्रेटर देन 0। फिर आप क्या करेंगे? ये आ जाएगा 0 और फिर 0 को क्या कर देगा? प्रिंट। जब ये 0 आएगा तो ग्रेटर देन 0 फॉल्स हो जाएगा, तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन रुक जाएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा? 4 3 2 1 और 0। तो इसलिए इसका आंसर 4 3 2 1 और 0 आ जाएगा। क्लियर? अब आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास वो है इन अ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। जो आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस होता है, द स्टेप ड्यूरिंग विच सोल्यूशन इज डिवाइडेड इनटू सब सोल्यूशन इन अ, वो स्टेप जिसके अंदर हम सॉल्यूशन को डिवाइड कर देते हैं सब सॉल्यूशन, कई एक सॉल्यूशन, एंड अरेंज इन अ प्रॉपर ऑर्डर, और उसको प्रॉपर ऑर्डर में। तो बताइए कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में ड्यूरिंग विच स्टेप सॉल्यूशन इज डिवाइडेड इनटू, यानी कि जो एक सॉल्यूशन होता है उसको मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी कि सॉल्यूशन को हम क्या कर रहे होते हैं? प्लान कर रहे होते हैं। सॉल्यूशन को हम क्या कर रहे होंगे? प्लान कर रहे होंगे। तो प्लानिंग ऑफ प्रॉब्लम कहलाएगी। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम इन अ प्रॉपर ऑर्डर। अब बताइए, प्लानिंग ऑफ सॉल्यूशन में ही हम इसको एक सर्टेन ऑर्डर में अरेंज कर रहे होते हैं, यानी कि प्रॉब्लम प्लानिंग करते हैं, यानी कि प्लानिंग सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं? एल्गोरिथम लिखते हैं, एल्गोरिथम लिखेंगे और फ्लो चार्ट को डिजाइन करेंगे। तो यहां पे जो ये इन प्रॉपर ऑर्डर जो है वो प्लानिंग को रिप्रेजेंट करेगा, सॉल्यूशन प्लान। नेक्स्ट देखें, कंसीडर द गिवन एल्गोरिथम। कंसीडर करने को कह रहा है आपसे। स्टार्ट हुआ, ए की वैल्यू 5, बी 10 और सी 15 है, तो ये 3 वैल्यूज आपको दे दी। उसके बाद अगले स्टेप में इसने एक और वेरिएबल एक्स दिया जिसमें तीनों वेरिएबल्स को ऐड अप करके लिख दिया, यानी कि 15 और 10 25 और ये 30, एक्स की वैल्यू 30 आ गई। उसके बाद इस 30 वैल्यू को इसने 3 से डिवाइड कर दिया। जब 30 को 3 से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब क्या है? वी आर फाइंडिंग, यानी कि 30 को 3 से, टोटल वेरिएबल को ऐड करके 3 से, तो वी आर फाइंडिंग एवरेज। हम क्या चीज मालूम कर रहे हैं? एवरेज। वाई में क्या आ जाएगा? एवरेज। और एवरेज को क्या कर दिया इन्होंने? डिस्प्ले कर दिया। सही, तो एवरेज फाइंड आउट कर। द आउटपुट ऑफ द गिवन एल्गोरिथम शो द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। अगर ये नहीं होता, वाई आउटपुट नहीं होता, सिर्फ एक्स आउटपुट देते, तो फिर सम ऑफ 3 नंबर्स दिखता है। तो अभी जो आंसर आ रहा है आपके पास वो क्या आ रहा है? इस एल्गोरिथम में आप एवरेज ऑफ 3 नंबर, यानी कि बी आंसर होगा आपके पास। आंसर जो आ रहा होगा वो क्या आ रहा होगा? बी आर। अब अगला देखें, एक एल्गोरिथम है, स्टार्ट हुआ है, जे की वैल्यू 4 है, के की वैल्यू 1 है। फिर देखिए ये आउटपुट हुआ, फिर ये लूपिंग स्टेटमेंट पे आ गया। तो मैं इसका ड्राई रन कर लेता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। आपको फाइनल आउटपुट बताना है कि आउटपुट एल की वैल्यू फाइनल आउटपुट क्या है। ठीक है, आखिर में क्या प्रिंट होगा? तो देखें, पहले वैल्यू ऑफ जे आई, ठीक है 4, फिर वैल्यू ऑफ के आई, फिर एल इज इक्वल टू एल प्लस एल इज इक्वल टू जे मल्टीप्लाई बाय के, ये वैल्यू आई एल की। फिर अगला स्टेप के इज इक्वल टू के प्लस 1, फिर उसका अगला स्टेप आउटपुट के का आउटपुट आया है, सॉरी आउटपुट एल है, इसके अंदर आंसर जो आया है वो क्या आया आपके पास?
आउटपुट एल, एक मिनट, अच्छा मैं ये फिर बाद में इसको अपलोड कर दूंगा, अभी फिलहाल इसको देख लीजिए। तो आउटपुट आपके पास क्या आया है, के आया है। अब जे की वैल्यू स्टार, अच्छा के आउटपुट, के नहीं आउटपुट आया, के आउटपुट आ रहा है एल। यहाँ पे आउटपुट जो प्रेजेंट कर रहे हैं वो क्या आउटपुट प्रेजेंट कर रहे हैं, एल। और फिर ये कंडीशन चेक कर रहे हैं कि के इज लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन चेक करी इन्होंने। और अगर होगा तो ये रिपीटेशन में आएगा, तब ये रिपीट, अगर ये ट्रू होता है तो रिपीट करेगा नहीं। अब जे की वैल्यू क्या हुई शुरू में 4, के की वैल्यू 1, जे इंटू के मल्टीप्लाई कर दिया तो वैल्यू किस चीज की आ गई, एल की आ गई। अच्छा बेटा, मैं इसका सॉल्यूशन जो है वो अपलोड कर दूंगा, इसको अभी फिलहाल आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये जो भी फाइल है ये अपलोड हो जाएगी, ठीक है ना। अब एल इज इक्वल टू जे इंटू के आया, तो जे इंटू के में, एक मिनट, जे इंटू के को अगर आप देखते हैं तो इसके अंदर देखिए 1 आया, जे मल्टीप्लाई बाय के, 4 1 जा 4 हो जाएगा ये, यानी कि एल की वैल्यू 4 हुई, के की वैल्यू 1 थी, 1 में 1 ऐड हो गया तो ये क्या हो गया 2। तो एल जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, प्रिंट करना है आपने एल को तो 4 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, ये प्रिंट हुआ एल। अब के को आपने चेक किया, के की वैल्यू 2 है, 2 को चेक किया 5 से, तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, तो ये क्या हुई ट्रू, वापस आ जाएंगे। जे अभी भी 4 है, के क्या हो चुका है 2, तो 2 4 का क्या हो जाएगा ये 8, के की वैल्यू 1 ऐड हो जाएगा तो ये के की वैल्यू 3 हो जाएगी, एल यानी कि 8 प्रिंट हो जाएगा यहां पर। अभी जब हम 3 को चेक करेंगे लेस देन इक्वल टू 5 तो अभी भी ट्रू आएगा। ये 4 है, ये 3 है, 3 4 सा ये हो जाएगा 12, 3 4 सा 12, यहाँ पे ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, 12 प्रिंट हो जाएगा और ये आपके पास क्या रहेगा ट्रू। फिर 4 यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 4, 4 4 सा 16, के की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, एक ऐड हो जाएगा और ये हो जाएगा 16। अभी भी चेक करेंगे इक्वल टू 5 है तो ये ट्रू होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 ये हो जाएगी 20 वैल्यू। अब ये हो जाएगा 6, यहां पे आएगा 20 प्रिंट, ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि अब 6 इज लेस नॉट लेस देन 5, तो आपके पास लास्ट प्रिंटेड वैल्यू एल की जो आएगी वो क्या आएगी 20 है। कंसीडर द गिवन फ्लो चार्ट सिंबल। अब आप जानते हैं कि ये सिंबल जो होता है वो स्टार्ट और स्टॉप के लिए यूज होता है, तो ये स्टार्ट एंड स्टॉप सिंबल कहलाएगा, तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा सी। प्रोसेसिंग फ्लो चार्ट के अंदर जो प्रोसेसिंग होती है वो रेक्टेंगुलर बॉक्स से शो की जाती है, डिसीजन डायमंड सिंबल से, और इनपुट आउटपुट जो होते हैं वो ओवल शेप से शो किया। द प्रॉब्लम सॉल्विंग द स्टेप इन विच द नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस इज डिटरमिन्ड, जिसमें हम कई एक पॉसिबल सॉल्यूशन मालूम करते हैं, तो वो प्लानिंग द सॉल्यूशन, सेलेक्टिंग द सॉल्यूशन फ्रॉम द, सेलेक्टिंग, देखिए सेलेक्टिंग सॉल्यूशन नहीं, इसका भी आंसर क्या होगा प्लानिंग द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। द स्टेप ड्यूरिंग विच नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस इज डिटरमिन्ड, जिसमें हम डिटरमिन करते हैं जब हम प्रॉब्लम, इसके अंदर प्लानिंग चुके हम ऊपर कर चुके हैं, इसके अंदर सेलेक्टिंग सॉल्यूशन, क्योंकि जहां मल्टीपल सॉल्यूशन आ जाते हैं उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है उसमें से बेस्ट सॉल्यूशन यानी कि कैंडिडेट सॉल्यूशन आते हैं आपके पास, कैंडिडेट आते हैं और आप कैंडिडेट के थ्रू क्या चीज फाइंड आउट करते हैं, प्लानिंग सॉल्यूशन कर रहे होते हैं, यानी कि उसमें से बेस्ट सॉल्यूशन जो होता है वो आप फाइंड आउट करते हैं। अगला देखें, यानी कि इसका आंसर डी होगा। द मोस्ट अप्रोप्रिएट न्यूमेरिक वैल्यू दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ वेरिएबल हैविंग इंटीजर डाटा टाइप। तो बताइए इंटीजर के अंदर माइनस आ सकता है, इंटीजर के अंदर ये कॉमा कभी भी नहीं होता, ये भी कॉमा कभी नहीं होता, और डेसिमल फ्लोटिंग के अंदर आता है, तो आपके पास आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड टू इंडिकेट द स्टार्ट ऑफ मल्टीपल लाइन कमेंट्स। अगर मैंने मल्टीपल लाइन कमेंट्स देने हैं स्टार्टिंग के अंदर, तो बताओ किससे? मल्टीपल लाइन कमेंट जो होते हैं वो फॉरवर्ड स्लैश स्टैरिक से स्टार्ट होता है, जबकि सिंगल लाइन कमेंट से स्टार्ट होते हैं डबल स्लैश से। तो फॉरवर्ड स्लैश एंड स्टैरिक से स्टार्ट होता है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज एन एग्जांपल ऑफ, सी जो है वो आप जानते हैं कि सी जो है वो एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है। सी को हमेशा हम कहते हैं प्रोसीजर। फंक्शनल सी जो है वो फंक्शनल नहीं कहलाएगी, ये याद रखिएगा। मैंने शायद पहले किसी उसमें से फंक्शनल कह दिया था, ये फंक्शनल नहीं है। ये हमेशा कौन सा प्रोसीजरल क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इसमें प्रोसीजर्स होते हैं। प्रोसीजर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, आपके पास सीक्वेंसेस होती हैं, सीक्वेंशियल होता है, ठीक है। इसके अलावा प्रोसीजर के अंदर आपके पास डिसीजन ऑपरेशंस आते हैं। इसके अलावा आपके पास रिपीटेशन होती है इसके अंदर। तो ये इन सब से मिलकर आपके पास प्रोसीजरल लैंग्वेज बनती है। तो सी जो है वो प्रोसीजरल लैंग्वेज है, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सी प्लस प्लस होती है। इफ द मेन फंक्शन रिटर्न्स, अगर एक मेन फंक्शन इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा, डज नॉट हैव एनी आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट जो होता है वो मेन के ब्रैकेट क्लॉज के अंदर आर्ग्यूमेंट लिखा जाता है, और रिटर्निंग वैल्यू मेन के इस तरफ होती है, रिटर्न वैल्यू। तो बताइए रिटर्न इंटीजर है, इसका मतलब क्या? मेन से पहले इंटीजर लिखा जाएगा, मेन से पहले इंटीजर यहाँ पे रिटर्निंग है। लेकिन हैव डज नॉट हैव एनी आर्ग्यूमेंट, जब कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता तो उसको हम वॉइड से रिप्रेजेंट करते हैं। वॉइड का मतलब क्या होता है? नो आर्ग्यूमेंट। तो इसका मतलब क्या है कि इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? बी हो। सी प्रोग्रामिंग द डाटा टाइप दैट ऑक्यूपाई लीस्ट मेमोरी। इसमें से अब यहां पे अगर मैं चेक करूं तो लीस्ट मेमोरी इंटीजर 2 बाइट लेती है, कैरेक्टर 1 बाइट लेता है, फ्लोट 4 बाइट लेता है, और डबल जो है ये भी कितना है बाइट लेता है? 4 बाइट लेता है। तो इसमें से मिनिमम जो आ रही है आपके पास, लीस्ट जो आ रही है वो बी है, कैरेक्टर। अगला देखें, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग उमूमन 2 टाइप की होती है, एक एक्सप्लिसिट होती है, एक इम्प्लिसिट। एक एक्सप्लिसिट और एक कराती है इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट के अंदर लिखने की जरूरत नहीं होती, खुद ब खुद ऑटोमेटिकली परफॉर्म होती है। एक्सप्लिसिट आपने मेंशन करने की जरूरत होती है। मसलन टाइप कास्टिंग के अंदर अगर एक वेरिएबल मैंने एक्स जो है वो फ्लोट टाइप का ले लिया है और एक्स में वैल्यू मूव कर दी है 1.5, और मैं ये चाह रहा हूं कि एक्स वेरिएबल जो है वो ऐड हो जाए एज अ, तो मैं एज अ इंटीजर, तो मैं लिखूंगा इंट ऑफ एक्स, और फिर मैं इसे प्रिंट करा देता हूं, %d लिख देता हूं यहां पर, ये प्रिंट एफ के लिए, ठीक है भाई। तो इसका मतलब क्या है कि x 1.5 है, ये 1.5 इसको एज एन इंटीजर रिटर्न करेगा वैल्यू, और प्रिंट आपके पास क्या आ जाएगा? बना जाएगा। तो ये कहलाता है एक्सप्लिसिट एक्सटर्नल, यानी कि परफॉर्म बाय प्रोग्रामर, ये प्रोग्रामर परफॉर्म कर रहा होता है। तो आपके पास 2 तरह की टाइप कास्टिंग है, तो इसका आंसर क्या होगा? 2। आगे चलिए, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर, डीबगिंग कहलाता है, जिसमें हम एरर को फाइंड आउट करते हैं और रिमूव करते हैं। करेक्ट कैटेगराइजेशन ऑफ बिल्ट इन फंक्शन बेस्ड ऑन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। देखो भाई, प्रिंटफ फंक्शन जो होता है stdio.h और कौन आईओ, देखिए प्रिंटफ std और स्कैनफ ये दोनों stdio में होते हैं, कौन आईओ में नहीं होते, तो ये गलत हो गया। गेट ch कौन आईओ में होता, clr scr नहीं होता, प्रिंटफ और clr scr। देखिए प्रिंटफ जो है वो stdio में, यानी कि देखिए अगर मैं इसको चेक करूं तो मुझे ये पता लगेगा कि प्रिंटफ ठीक है stdio में, यहां पर भी प्रिंटफ ठीक है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब यहां पे ये गलत है, यहां पे प्रिंटफ और clr scr गेट ch कौन io.h में होता है, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाली चीज नहीं होती, ये वाली चीज स्कैनफ ये भी नहीं होती। तो 2 होती कौन सी है? प्रिंटफ stdio.h में और scr कौन io.h में। तो आपके पास यहाँ पे आंसर जो होगा वो क्या आ जाएगा? cr। कंसीडर दिस स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू से हाउ मेनी ऑपरेटर्स आर इनकरेक्ट। तो देखो भाई डिवीजन नहीं होता, ये इनकरेक्ट हुआ।
मल्टीप्लीकेशन की जगह स्टेरिक होता है। तो यहां पे टू ऑपरेटर्स जो हैं वो हमें इनकरेक्ट दिखाई दे रहे हैं। द पर्पस ऑफ यूजिंग m% in scanf function is to input only integer value। नहीं, ये किस चीज को, ये मेमोरी एड्रेस को रिप्रेजेंट, लाइक डेल्टा एक्स लिख रहा हूं, वो m%x लिख रहा हूं, तो m% जो है वो एड्रेस ऑफ वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि स्टोर एंड इनपुट वैल्यू एट अ मेमोरी एड्रेस ऑफ वेरिएबल। तो इसका मतलब क्या है कि इसका आंसर जो होगा ये चूंकि एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एक्सप्लिसिट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, एक्सप्लिसिट तो आपके पास वेरिएबल से पहले टाइप के लिए। यूनरी ऑपरेटर्स जो होते हैं वो सिंगल ऑपरेंट होता है, लाइक अगर मैंने मेरे पास लिखा है नॉट ऑफ एक्स, ये यूनरी ऑपरेटर हो, ठीक है। तो यहां पे देखिए नॉट यूनरी हो गया। अगर लिखा हुआ है ए प्लस प्लस, तो इसका मतलब क्या है, इसका भी ऑपरेंट एक ही है, इसका भी ऑपरेंट क्या है, एक है, तो ये प्लस प्लस भी क्या होगा, यूनरी ऑपरेटर का। तो ये प्लस प्लस भी यूनरी। ये मॉडुलस ऑपरेटर के अंदर ए और बी दोनों लिखे हुए होते हैं, तो ये बाइनरी कहलाएगा। ये वाला जो है ये क्या कहलाएगा, बाइनरी का। इसी तरीके से ये भी क्या कहलाएगा, और भी आपके पास बाइनरी ऑपरेटर। तो ये दोनों यूनरी 1 एंड 2, तो आंसर क्या होगा इसका 1 एंड 2। एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। अब देखिए ये a इज इक्वल टू 5, ये कहलाएगा असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाएगा ये सिर्फ और सिर्फ। ये कंपाउंड का मतलब क्या हो गया कि यू मस्ट हैव टू ऑपरेटर्स, आपके पास क्या हो, टू और मोर देन टू ऑपरेटर्स। तो यहां पे अगर मैं इक्वल लेता हूं तो ये कंपाउंड तो नहीं हुआ ना, लेकिन असाइनमेंट हुआ ये असाइनमेंट वाली चीज ठीक है। अब इसे चेक करें, ये जो चीज है ये नॉट इक्वल्स टू, तो a इज नॉट इक्वल्स टू 5 का मतलब क्या हो गया कि ये कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ये असाइनमेंट नहीं है, ये कंपेयर के लिए इस्तेमाल हो। तो ये वाली चीज कंपैरिजन कंपाउंड नहीं है और ना ही असाइनमेंट है। अब इक्वल टू a इक्वल्स टू 5, अगर आपके पास लिखा है a इक्वल्स टू 5, a इक्वल्स टू 5, तो इसका मतलब क्या है कि ये वैल्यूज कंपेयर कर रहा है, असाइन नहीं कर रहा है। तो ये भी कंपेयर है। यहां पे देखिए a m% इक्वल टू 5, इसका मतलब क्या है कि ये लिखा हुआ है a इक्वल्स टू a और क्या कहते हैं मॉडुलस 5। तो बताइए ये तो बाइनरी, पहले ये ऑपरेट होगा, ऑपरेट करके वैल्यू को असाइन करेगा। तो देखिए, और ये कंपाउंड भी हो गया क्योंकि दो ऑपरेटर्स हो गए। डबल ऑपरेटर का मतलब क्या है कि कंपाउंड भी ठीक है और असाइन कर रहा है वैल्यू, ये भी ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि योर आंसर वुड बी डी, यानी कि इसके अंदर आपके पास ऑप्शंस प्लस इक्वल टू भी लिखा जा सकता था, जो कंपाउंड भी हो गया और वैल्यूज को असाइन भी कर रहा। देखिए कंसीडर द सी कोड स्टोर्ड वैल्यू इन वेरिएबल एक्स, तो इसमें पहले मल्टीप्लाई होंगे फिर ऐड होंगे। 6 5 30 और 4 3 12, तो ये आ जाएगा 42 आंसर, बॉड मैथ रूल ऑफ। अब ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ये कैसे लिखी जाएगी, इसको हम लिखेंगे 100 डिवाइडेड बाय 10 और फिर ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू ऐसे लिखा जाएगा, और फिर x मल्टीप्लाई बाय y होगा यूं करके। अच्छा, रेस्ट टू द पावर 2 लिखी हुई है, कैरेट नहीं इस्तेमाल होता इसमें। इसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y, 2 दफा लिख दिया जाएगा मल्टीप्लीकेशन। तो इसके पास आंसर क्या होगा, या फिर इस चीज को हम ऐसे लिख सकते थे POW पावर x मल्टीप्लाई बाय y कॉमा 2। इसको अगर हम ऐसे लिख देते तो भी ये चीज जो थी वो ठीक होती। तो अभी आंसर जो आ रहा है आपके पास 22 का वो डी। 23 देखें, एक कैरेक्टर है ch कैट है, तो अब आप जानते हैं कि ऑल्टर वैल्यूज लेगा। कैरेक्टर वेरिएबल में ch वेरिएबल में अगर मैं कैट रख रहा हूं तो इसका मतलब क्या है कि पहले ch में क्या आएगा, c, फिर c रिप्लेस हो जाएगा, उसकी जगह क्या आ जाएगा a, फिर a क्रॉस हो जाएगा, उसकी जगह क्या आ जाएगा t। तो लास्ट मूव्ड कैरेक्टर क्या है t। तो ch की लास्ट वैल्यू जो होगी यहां पे अगर तुम प्रिंट कराते हो तो प्रिंट होगी क्या चीज, t। तो अब आप देखिए क्या कह रहे हैं, द मेमोरी स्पेस ch विल ऑक्यूपाई 1 बाइट,
क्योंकि कैरेक्टर वेरिएबल है। द आउटपुट ऑफ प्रोग्राम इज टी, लास्ट मूव्ड वैल्यू टी आई। विच ऑफ द फॉलोइंग सी कोड विल करेक्टली इनपुट टू वैल्यूज। अब करेक्टली इनपुट टू वैल्यूज, दो वैल्यूज करेक्टली इनपुट। बताइए इंटीजर एक्स एंड वाई ठीक है, ये परसेंट एफ परसेंट, ये तो गलत लिख दिया, परसेंट एफ लिखा जाता है ना, ये सही है परसेंट एफ परसेंट, लेकिन यहां पे इन्होंने एम परसेंट की वैल्यू नहीं डाली, और यहाँ पे एफ एफ लिखा फ्लोट, ये तो ठीक था, लेकिन यहाँ पे एम परसेंट डलना चाहिए। यहाँ पे ये चीज गलत दी हुई है, इसको देखे फ्लोट एक्स वाई परसेंट एफ ठीक है, और ये भी सही है। तो आपके पास आंसर इसका क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। द फॉर्मेट स्पेसिफायर इज यूज्ड टू रीड और प्रिंट इंटीजर। अब इंटीजर वैल्यू के लिए परसेंट डी या परसेंट आई भी कभी कभी यूज होता है। तो यहां पे आंसर क्या होगा इसका, ए। जब फ्लोट होता तो एफ, कैरेक्टर होता तो सी। कंसीडर द गिवन सी स्टेटमेंट। द स्टेटमेंट व्हेन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज अ वेरिएबल ऑफ वैल्यू। बताइए स्टेटमेंट ट्रू कब होगी, जब ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए। अब देखो अगर ए की वैल्यू 10 है, यहां पर भी 10 रखी और यहां पर भी 10, तो 10 डिवाइडेड बाय 2 रिमाइंडर 0 आया, ट्रू आ गया। ये 10 डिवाइडेड बाय से रिमाइंडर 0 नहीं आया, ये फॉल्स हो गया, तो इसका आउटपुट जो होगा वो फॉल्स आएगा, क्योंकि एंड है, दोनों ट्रू होने चाहिए। अब दूसरी रख के देखें 10 के बजाय, अब 10 के बजाय हम क्या रख रहे हैं 12, 12 डिवाइडेड बाय 2 0 आएगा, 12 डिवाइडेड बाय 3 0 आएगा। तो बताइए ये दोनों ट्रू हुए, इसके लिए आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो 12 जो है ये बेस्ट, 14 रखेंगे तो ये तो ट्रू आएगा, लेकिन ये फॉल्स हो जाएगा, 14 डिवाइडेड बाय 3, 14/3 रिमाइंडर 0 नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा, तो ये गलत हो जाएगा। 16 भी ऐसे ही गलत होगा, तो आंसर जो होगा वो आपके पास क्या आएगा, बी। अब ये स्टेटमेंट है इंक्लूड, y की वैल्यू क्या ले रहे हैं हम, पहले y की वैल्यू आ रही है 1, फिर कंडीशन चेक कर रहे हैं y इज लेस देन 9, फिर प्रिंट y कर रहे हैं, ठीक है, फिर नीचे आए y इज इक्वल टू y प्लस 2। अब देखें कि क्या आउटपुट क्या आता है। y की वैल्यू इनिशियली 1 हुई, 1 इज लेस देन ट्रू, y की वैल्यू y यानी कि 1 प्रिंट हो गया, y 1 प्लस 2 3 की वैल्यू, अब y 3 है, ये ट्रू है, y की वैल्यू 3 प्रिंट हो जाएगी, 1 के बाद 3 प्रिंट होगा, ये हो जाएगा 5, 5 इधर आएगा, अभी भी ट्रू आएगा, ये 5 प्रिंट हो जाएगा, 5 और 2 7 आ जाएगा, 7 इधर आएगा, अभी भी ट्रू होगा, 7 प्रिंट हो जाएगा, 9 आ जाएगा, 9 इधर आएगा, अभी भी ट्रू होगा। अब 9 आया तो 9 इज लेस देन, तो बताइए 9 तो लेस देन हुआ ही नहीं, तो ये क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 1 3 5 एंड 7, तो 1 3 5 7। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे /n नहीं लिखा हुआ है, तो ये एक ही लाइन में 1 3 5 7 प्रिंट होगा, तो आंसर वुड बी बी। ठीक है बेटे, अगला चेक करें। इफ द प्रोग्राम इज रीरिटन 2 4 6 8 10 देन द प्रोग्राम विल बी। अब मैंने 2 4 6 8 10 प्रिंट करा, बताइए y 0 हुआ, y इज लेस देन, प्रिंट करने के लिए जाएंगे तो पहले 0 प्रिंट होगा, फिर 2, फिर 5 8, अच्छा 10 भी प्रिंट करना है। अगर लेस देन 10 रखा है तो पहले 2 प्रिंट होगा, 0 फिर 2 फिर 4 फिर 6 8 एंड ऑनवर्ड्स। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है 0 से, तो स्टार्ट आपने यहाँ पे जब 0 से करोगे तो ये स्टार्ट किससे करेगा, 0 से, तो 0 से स्टार्ट करना ही नहीं है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी देखें 0 है, लेस देन करके नीचे आए और 0 पहले प्रिंट हो जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा, 0 नहीं प्रिंट करना, 2 से प्रिंट करना है। यहाँ पे आए, अब देखो ये पहले ऐड हो गया, 0 नीचे आया, 0 प्लस 2 2 आया, पहले क्या चीज प्रिंट हुआ 2, फिर 5 6 8 10, जब 10 प्रिंट हो जाएगा तो ऊपर जाएंगे तो 10 इज इक्वल टू, तो फिर ये नीचे आएगा तो 12 भी प्रिंट कर देगा ये, ठीक है, और फिर 12 से जब ये ऊपर जाएगा तो फिर बाहर आएगा, तो ये 2 से लेके 12 तक प्रिंट कर देगा, जबकि यहाँ पे 2 से लेस देन है, तो यहाँ से 2 से लेके ये प्रिंट करेगा 10 तक। तो यहाँ पे आपके पास आंसर जो होगा वो क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, क्योंकि देखो जब ये 2 आएगा ये 2 प्रिंट करेगा, नीचे आके पहले ये ऐड करके पहले 2 प्रिंट करेगा, फिर ऊपर जाएगा 2 ट्रू होगा, फिर 4 4, आखिर में जब ये 10 प्रिंट हो जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो लेस देन 10 में ये बाहर आ जाएगा, तो 2 से लेके 10 तक प्रिंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंट्रोल के अंदर क्या होता है, डिसीजन।
लूपिंग है रिपीटेटिव आइटरेटिव इफ एल्स स्टेटमेंट जो है फॉर्मेट स्पेसिफायर और प्री प्रोसेक्टर दूसरी चीज होती है, इफ देन एल्स स्टेटमेंट। कंट्रोल स्ट्रक्चर में स्विच भी हो सकता है, ठीक है। रिपीटेटिव स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या होता है, डू व्हाइल होता है, स्विच नहीं होता है, एस्केप सीक्वेंस नहीं, तो डू व्हाइल आपके पास आंसर आएगा। रिपीटेटिव लूपिंग स्ट्रक्चर, डू व्हाइल के बजाय फॉर भी हो सकता था, व्हाइल भी हो सकता था खाली। इफ मोर देन टू कंडीशंस नीड टू बी टेस्टेड, दो से ज्यादा कंडीशन स्टेटमेंट शुड बी यूज्ड, अगर दो से ज्यादा स्टेटमेंट, तो इफ स्टेटमेंट तो सिर्फ एक कंडीशन चेक करती है, इफ एल्स दो से ज्यादा स्टेटमेंट इफ एंड एल्स इफ स्टेटमेंट चेक करती है, तो आंसर ही वुड बी 3। इफ और एल्स दो स्टेटमेंट, नॉट मोर देन 2, ठीक है। यहां पे इफ के ऊपर एक कंडीशन चेक होती है, इस पे दो, और इस पे मोर देन 2। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लूप्स आर देयर, तो लूप्स जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं, एक व्हाइल होता है, एक डू व्हाइल होता है, और एक फॉर। अब देखिए इसमें क्या क्या रहा है कि आपके पास क्या दिया हुआ है, num1 7 है, num2 7 है, दोनों 7। अब प्लस प्लस इसको चेक कीजिए, num1 की वैल्यू अभी क्या है, अब num1 7 था, इसका मतलब क्या है कि कंपैरिजन के लिए जब ये जाएगा पहले ऐड होगा फिर यहां पे देखिए ना, पहले एडिशन है फिर कंपैरिजन, तो num1 में ऐड करें 1, तो num1 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और फिर ये 7 से क्या किया जाएगा कंपेयर, तो ये आ जाएगा फॉल्स, तो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, 8 और 7 इक्वल है ही नहीं। अच्छा एल्स इफ, अब ये चेक करें, num1 किसके बराबर है 8 और num2 किसके बराबर है 7, ऐड बाद में होगा, पहले 8 और 7 कंपेयर हो जाएंगे, 8 और 7 कंपेयर होंगे, ये फिर फॉल्स आ जाएगा, जबकि कंपैरिजन के बाद num2 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 8, यानी कि num1 भी 8 है, num2 भी 8 है। अब इसको चेक करें, यानी कि ये भी फॉल्स हो गया, num1 8 है, num2 भी क्या है 8, 8 से 8 कंपेयर होंगे, ये ट्रू हो जाएगा, ट्रू का मतलब क्या, थर्ड कंडीशन इज ट्रू प्रिंट हो जाएगा, और प्रिंटिंग के बाद num1 की वैल्यू जो होगी, प्रिंट कर लेने के बाद num1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी। एल्स इफ num1 9 है और num2 जो है वो 8 है, ये भी फॉल्स होगा, तो ये तो एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं, तो ये खार खत्म। तो इसका मतलब क्या, ट्रू किस पे आएगा, कंडीशन इज ट्रू, थर्ड कंडीशन, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड कंडीशन इज ट्रू। अगला देखें भाई, इंट num इज इक्वल्स टू 10, n इज इक्वल्स टू 10 दे रहा है, n इज ग्रेटर देन 1 और n माइनस माइनस, तो n इज इक्वल टू 10 का मतलब क्या होगा कि n की वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, 10 के बराबर। n की वैल्यू 10 के बराबर होने का मतलब क्या हो गया कि 10 से स्टार्ट हुई है, जब ये चेक करेगा ग्रेटर देन 1 तो ट्रू हुई, नीचे उतर आया, तो यानी कि n है, n इज ग्रेटर देन 1 और n माइनस माइनस। बताइए, फर्स्ट टाइम इसने चेक किया n इज ग्रेटर देन 10, नीचे उतर आया, ठीक है, ये ट्रू हुआ, प्रिंट करा दिया इसने किस चीज को, n को, n को प्रिंट कराने का तो क्या 10 प्रिंट हो गया, अब n माइनस माइनस किया, अच्छा अब ये लूप से बाहर आएंगे और फिर n माइनस माइनस कर, ठीक है, तो n माइनस माइनस क्या हो गया 9, 9 होने के बाद अब ये क्या करेगा, इसको चेक करेगा, यानी कि n की वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगी 9, सही, इसने चेक किया, यानी कि 10 प्रिंट हो चुका है, ये ट्रू हुआ, 10 की जगह क्या प्रिंट हो जाएगा 9 प्रिंट हो जाएगा, फिर ये 8 हो जाएगा, वापस उठेंगे 8, ये अभी भी ट्रू है, ट्रू होने का मतलब क्या है कि अब ये 8 प्रिंट करा देगा और माइनस करके 7 कर देगा, n की वैल्यू 7 है, अभी भी ट्रू है, 7 प्रिंट हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 6 इधर आएगा, ट्रू होगा, 5 प्रिंट, वो 6 प्रिंट करा देगा, ये हो जाएगा 5, 5 ट्रू है, तो ये 5 प्रिंट करा देगा, फिर 4 प्रिंट कराएगा, फिर 3 प्रिंट कराएगा, फिर 10 9 8 7 6 5 4 3 2, और आखिर में n इज ग्रेटर देन 1 कह रहा, तो इसका मतलब क्या है, ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है कि
उस वक्त तक प्रिंट करता रहेगा जब एन की वैल्यू, जैसे ही एन की वैल्यू इक्वल टू 1 होगी तो एन प्रिंट करेगा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास आंसर जो होगा वो क्या आ जाएगा, 2। देखिए हम इसको ना एग्जीक्यूट करके भी देख लेते हैं ताकि देखिए एन इज ग्रेटर देन 1। देखो इसको आगे हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं ना। 5 हुआ, 5 से ये हो गया 4। अब यहाँ पे आया 4, अभी भी ट्रू। अब इसने क्या प्रिंट किया 4, और यहाँ पे हो गया 3। इसने लिखा 3, अभी भी ट्रू। इसने 3 को प्रिंट किया, ये हो गया 2। ये होगा 2, अभी भी ट्रू। फिर इसने 2 को प्रिंट किया, ये हो गया 1। यहाँ पे आया 1। अब बताइए 1 का मतलब क्या है कि n इज ग्रेटर देन 1। जब ये 1 को देखेगा तो 1 जो है वो यहां पर फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि कंडीशन क्या है, n इज शुड बी लेस देन 10, सॉरी n इज ग्रेटर देन। कंडीशन क्या है, n इज ग्रेटर देन। तो जब कंडीशन ग्रेटर देन 1 है तो अभी तो n की वैल्यू 1 के बराबर हो गई, तो फॉल्स हो गया तो बाहर आ गया। तो जो प्रिंटिंग होगी वो कहां तक होगी, 2 तक प्रिंटिंग होगी। तो योर आंसर वुड बी डी। ठीक है, तो इससे भी हमने चेक। तो बस इसको यहीं तक रखते हैं, बाकी मैं इफ्तार के बाद फिर कंटिन्यू करूंगा। अभी इस पोर्शन को यहीं तक रखते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।